हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल त्रिडोज आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसी में आज हम आयोग और समितियां करा रहे हैं और आगे इसी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी आज की क्लास में हम कराएंगे। फ्रेंड्स, करंट की जो क्लास हमारी चल रही है आप सब लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया उस पर और बहुत तेज़ी से वो वीडियो चल रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आयोग और समितियों से लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आपको जैसा कि हर दिन बताते हैं कि जितनी भी हमारी पीडीएफ हैं फ्रेंड्स, सारी क्रिडोज द लर्निंग ऐप पर उपलब्ध हैं, जहां पर आप इसको डाउनलोड करेंगे और जब क्रिडोज पर क्लिक करेंगे तो पेज सबसे पहले ये पेज खुलकर आएगा। करंट अफेयर पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आएगा और यहाँ जो आपकी पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ का यहाँ पे है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारी हमारी क्लास की पीडीएफ हूबहू जैसा यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वैसा ही वहाँ पड़ी हुई है। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, मणिपुर में शांति समिति का गठन। 10 जून 2023 को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके, अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में चर्चा में रही अनुसुईया उइके क्या हैं, आपसे चार ऑप्शंस दे देगा। कहाँ की राज्यपाल हैं, आपसे दे दिया मणिपुर की राज्यपाल हैं, असम की राज्यपाल हैं, या मेघालय की राज्यपाल हैं, या त्रिपुरा की राज्यपाल हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखिए मणिपुर की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही तैयार हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी, अनुसुईया उइके की थी। राज्यपाल हैं, कहाँ की राज्यपाल हैं, तो मणिपुर की राज्यपाल हैं, ये ध्यान रखना है। सरकार ने शांति समिति का गठन किया। समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री भी चर्चा में आ गए, एन बीरेन सिंह। राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। दो पॉइंट आपको याद रखना है। शांति समिति की अध्यक्षता किसने की, वहां के राज्यपाल अनुसुईया उइके। और सदस्य में कौन से शामिल थे, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, ये भी उसके सदस्य हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से ऐसे दे देगा, अभी हाल ही में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया, उसकी अध्यक्षता मणिपुर सीएम या मणिपुर के सीएम किसने, एन बीरेन सिंह ने किया। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्षता एन बीरेन सिंह ने नहीं किया है, अनुसुईया उइके ने किया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम चलते हैं। समिति के अधिकार क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि इसका उद्देश्य क्या था, कि राज्य के जो विभिन्न जातीय समूह थे वो आपस में ही लड़ रहे थे, इसीलिए वहां अशांति फैली हुई थी। जब उसको ध्यान में लिया गया, जब एक समिति का गठन किया गया तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर किया गया, जिस वजह से राज्य में अशांति फैली हुई थी। वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, राज्य के विभिन्न जातीय समूह आपस में लड़ाई करते थे, इसी वजह से इस समिति का गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। देखिए, मणिपुर हिंसा की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन, ये भी उसी से रिलेटेड है। मणिपुर में 3 मई 2023 के पश्चात हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय, याद रखिएगा कितने सदस्यीय, 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 4 जून 2023 को किया। यहाँ पे फ्रेंड्स डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये डेट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि कितने सदस्यीय थी, तो आपको याद रखना है 3 सदस्यीय थी। कहाँ पे हिंसा फैली थी, तो आपको याद रखना है मणिपुर में हिंसा फैली थी, इसी के जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में, सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ है मणिपुर में शांति बहाली के लिए, उसकी अध्यक्षता किसने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अजय लांबा ने। आपसे ये पूछ सकता है अभी हाल ही में मणिपुर में शांति न्यायिक आयोग जो गठित हुआ है उसकी अध्यक्षता अजय लांबा ने किया, यह
किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको गुवाहाटी उच्च न्यायालय भी याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जिस जिसको मैंने आपको बताऊं कि जिस जिस पे मैं टिक करूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अगर वो चीजें आपको याद रहेगी और क्वेश्चन आएगा तो वही लाइन से उठ के आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बहुत चांसेस है, 80 से 90% है कि जहां जहां मैं बता दे रहा हूं वहीं पे आएगा। बाकी जो लाइन है उसको आप एक नज़र देखे रहिए, वहां से 10 से 20% है। आपकी किस्मत खराब है, याद करके नहीं है, हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज़्यादा संभावना कहाँ है, जहां मैं आपको बता रहा हूं पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा तो यही लाइन से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा और तरीके से नहीं। ठीक है। गठित आयोग के दो अन्य सदस्यों में, आपको पहले ही बता दिया 3 सदस्यीय थी, तो 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। बहुत डेप्थ में जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन करेगा फ्रेंड्स। तब यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकता है, तीनों सदस्य को दे देगा, उसमें एक सदस्य ऐसा डाल देगा जो इसका नहीं है, क्योंकि 3 ही टोटल हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। आपसे चौथा डाल के पूछ लेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मणिपुर हिंसा की जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है। इन 3 के अलावा एक और डाल देगा तो आंसर आपका वही होगा कि यही शामिल नहीं है। ठीक है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 मई और उसके बाद मणिपुर में अलग अलग समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा व दंगों के कारणों और उसके प्रसार की जांच आयोग को करना था। यहाँ थोड़ा सा दोनों पॉइंट कर दिए, यहाँ पे प्रसार की जांच आयोग को करना है, साथ ही हिंसा से जुड़े सभी तथ्यों एवं घटनाओं की भी जांच की जाएगी। देखिए जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं आपको याद वही करना है। ये चीजें तो आप पढ़ोगे तो आप एक कॉन्सेप्ट बेस लगाओगे कि आपस में ही तो लड़ाई करेंगे नहीं, घर घर वाले तो करेंगे नहीं, और पूरे राज्य में ऐसा नहीं फैलेगा। इसका मतलब एक जाति द्वारा दूसरे जाति द्वारा जब लड़ाइयाँ होती हैं तो यही प्रदेश में धीरे धीरे फैल रही हैं। तो ये चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी, लेकिन याद क्या करना है, इन तीनों का नाम और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप याद रखिएगा अजय लांबा ने। अजय लांबा कहाँ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। और कितने सदस्यीय समिति गठित की गई है, तो आप ये भी याद रखना है 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। आपको ये भी बातें ध्यान में रखनी है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए नया पैनल गठित। ठीक है। भारत सरकार ने व्यापक अधिदेश के साथ आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति के स्थान पर आधिकारिक डेटा के लिए, किसके लिए, आधिकारिक डेटा के लिए एक नया आंतरिक निरीक्षण तंत्र जुलाई 2023 में स्थापित किया। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, इसमें 9 आधिकारिक सदस्य और 4 गैर सरकारी सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव शामिल हैं। समिति में कुल 16 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से गुंजाइश कम है क्योंकि अभी यहाँ पे 16 सदस्य हो सकते हैं, कंफर्म नहीं बताया गया है। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोनाब सेन को नई समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसमें यही लाइन है। यहाँ पे अगर बनाएगा तो सबसे पहली लाइन यही उठा के देगा जो मैंने आपको कराया। तो ये बातें आपको एकदम ध्यान रखनी है, यहाँ से आए तो गलती नहीं करनी है। नाम क्या है इनका, नई समिति के अध्यक्ष का, प्रोनाब सेन। प्रोनाब सेन थे कौन, तो याद रखिएगा भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन अध्यक्ष रह चुका है, प्रोनाब सेन। यही अध्यक्ष बने हैं किसके, तो आप याद रखिएगा यही अध्यक्ष बने हैं आधिकारिक डेटा की समीक्षा के लिए जो नया पैनल तैयार किया गया है या गठित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टीवी सोमनाथन समिति। ये समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकता है कि टीवी सोमनाथन समिति किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए 6 अप्रैल 2023 को
वित्त सचिव टीबी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बस आपको टीबी सोमनाथ समिति किससे संबंधित है, तो आप याद रखिएगा नेशनल पेंशन प्रणाली से संबंधित है। इसको आपको भूलना नहीं है, ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एग्जाम अगर कोई हुआ होगा या आगे होगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इनका चेहरा आप ध्यान रखिएगा, यही है टीबी सोमनाथन, ठीक है, जो क्या है, ये वित्त सचिव है। इस समिति के सदस्यों में कार्मिक सचिव, विशेष सचिव, न्याय व्यय विभाग एवं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष शामिल हैं। समिति के कार्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के वर्तमान ढांचे को किस तरह से बदलाव की आवश्यकता है, इस पर सुझाव देना है। सुझाव किसे देना है, टीबी सोमनाथन को, ठीक है। वो लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। बाकी एक बार सरसरी निगाह से इसको आप देख लीजिएगा, बहुत रटने, बहुत याद करने की जरूरत यहाँ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा माइंड सेटअप रहे, कहाँ का ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें थी, लेकिन याद क्या करना है, टीबी सोमनाथन को एकदम याद रखना है। किससे संबंधित है, कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या नेशनल पेंशन प्रणाली इससे संबंधित है। ये जो लिखी है नेशनल पेंशन प्रणाली, ये याद रखना है। टीबी सोमनाथन समिति को याद रखना है, और ये क्या है, वित्त सचिव है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को अडानी हिंडनबर्ग विवाद के बाद शेयर बाजार के विभिन्न नियामकीय पहलुओं के साथ अडानी समूह की कंपनियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई, तो आप याद रखिएगा ये अडानी समूह की कंपनियों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। हिंडनबर्ग मामले की जांच समिति से संबंधित जो है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने ही उठाया था, इसमें कुछ चीजें गलत हैं अडानी समूह में, तो इसी के लिए जांच समिति बैठाई गई थी। और जब ये चर्चा में आए थे तो आप लोगों ने देखा होगा शेयर यानी भारतीय शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था वो एकाएक बहुत तेजी से नीचे आके गिरा था जब इनका मामला सामने आया था। किसने उजागर किया था, तो हिंडनबर्ग ने उजागर किया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी थी, बहुत चर्चा में थे इस टाइम ये। 6 सदस्यीय समिति जिसे 2 माह में अपनी, कितनी माह में, केवल 2 माह में, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया गया, टाइम बाउंडेशन भी दे दिया गया, केवल 2 माह, 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। कि अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय एम सप्रे कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता, जो जांच समिति का गठन किया गया है, जो आरोप हिंडनबर्ग द्वारा लगाया गया था अडानी समूह पर, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, अभय एम सप्रे कर रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समिति के सदस्यों में जस्टिस जेपी देवधर, के बी कामत, ये अग्रणी बैंकर हैं, नंदन नीलेकणी, ये क्या है, इंफोसिस के सह संस्थापक हैं, और ओपी भट्ट, ये पूर्व अध्यक्ष एसबीआई के रह चुके हैं, और सोमेश्वर सुंदरेशन वरिष्ठ वकील हैं। ये सब शामिल हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अभय एम सप्रे याद होना चाहिए। इनके बारे में आपको कंफर्म पता होना चाहिए, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी हैं, और यही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जो हिंडनबर्ग ने इन पे आरोप लगाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आयोग और समितियां 10 से 15 मिनट की क्लास थी, हमने उसको कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, आगे चलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लेके आए हैं। जो जो जितने इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को, और इसको पढ़ाने से पहले एक दो चीज़ें फ्रेंड्स और है, अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको वो भी बता देना चाहता हूँ, जिसमें हमारी टीम द्वारा और कर हमारे जो यहाँ के फाउंडर हैं किडोज आईएएस के, उन्होंने भी इसके लिए बढ़िया सा सेशन किया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 100 डेज की आपकी क्रैश कोर्स आ रहा है यूपी पीसीएस के लिए, और उस 100 डेज में यानी 100 डेज में आपको लगभग 500 से 600 घंटे क्लास में पढ़ाया जाएगा,
और उसमें एनसीईआरटी का टेस्ट शामिल होगा और टोटल 28 से 30 टेस्ट यूपी स्पेशल के यानी यूपी से संबंधित होंगे, जिसमें वो सारे जीएस जीके यूपी स्पेशल सभी शामिल हैं। यानी यूपी का जो एग्ज़ाम हो रहा है यूपी पीसीएस का, उसमें आपको 30 टेस्ट भी मिलेंगे और आपको केवल 2100 रुपये में वो चीज़ें मिल जा रही हैं। 1 दिसंबर से हमारा ये बैच क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम रखा गया है अद्वितीय। नाम से ही विदित है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है और 6 से 7 लोग मिलकर यानी 6 से 7 फैकल्टी काम करेगी और आपको पढ़ाने का उसी तरीके से पढ़ाएगी और उन्हीं उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जाएगा जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो बच्चे एक बार अपना सिलेबस कर चुके हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर 100 दिन की अपनी महत्वपूर्ण रणनीति बना सकते हैं और अपना प्री एक अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, जिससे उनको मेंस देने का मौका मिले। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर बैच तो लॉन्च हो गया लेकिन फ़ी के बारे में नहीं पता है, तो आप ध्यान रखिए फ़ी भी आपको केवल 2100 रुपये है, लेकिन ये 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ही सीमित समय के लिए है। जैसे ही 5 दिसंबर होगा आपको इसकी फ़ीस 4500 रुपये हो जाएगी। जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस 100 दिन के क्रैश कोर्स में आने के लिए, आप याद रखिए वो 1 से 4 के बीच में अगर वो एडमिशन ले लेते हैं तो उनको मात्र 2100 रुपये में अगले समझ लो कि टिल एग्जाम तक आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और एक एक सिलेबस यानी एक एक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कॉम्पैक्ट सेमीकंडक्टर चिप का पेटेंट भारतीय को, बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत और उनकी शोध टीम ने मलेशिया में सेमीकंडक्टर चिप पर ट्रांसफार्मर का आविष्कार कर अंतरराष्ट्रीय पेटेंट जुलाई 2023 में प्राप्त किया। तो नाम क्या याद रखना है? उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत। कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद सिंह रावत। आपको नाम नहीं भूलना है। जहां जहां जोड़ दे के कह रहा हूं कि नाम नहीं भूलना है, वहां आपको नाम याद रख लेना है। ये नहीं कि ऑप्शन में आएगा तब हम करेंगे, नहीं, आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड के हैं डॉक्टर अरविंद रावत। उन्होंने इस आविष्कार का पेटेंट अपने सहयोगी शोधार्थी मलेशिया के डॉक्टर जगदीश्वरन एवं डॉक्टर सिल्वा कुमार तथा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के साथ मिलकर दर्ज कराया है। यह चिप पर सबसे नए आकार एवं न्यूनतम क्षेत्रफल का ऑन चिप ट्रांसफार्मर है, जो आने वाले समय में 5G, 6G, टीवी, दूरसंचार, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर एवं अन्य सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दक्षता बढ़ाएगा। आप बस इस पे ध्यान रख लीजिएगा, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की दक्षता बढ़ाएगा। उसमें कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने ऊपर बताया कि टीवी, 5G, 6G, मोबाइल, लैपटॉप, इससे भी चीज़ें आगे बढ़कर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान है तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं, मोबाइल समेत अन्य स्मार्ट उपकरणों में ऑन चिप सेमीकंडक्टर ट्रांसफार्मर का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, यह मुख्यतः वोल्टेज लेवल को परिवर्तित करने, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस संचालित करने में विशुद्ध बाधा रहित डीसी करंट प्रवाहित करता है। ये इसकी विशेषता है। याद रखिएगा, इस चिप जो विकसित किया गया है उसकी विशेषता इस लाइन में बताई गई है, आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे इसकी विशेषता पूछ ले, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। वायरलेस दूरसंचार में चिप पर बने ट्रांसफार्मर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। आप सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। इस पर दुनिया भर के जितने वैज्ञानिक हैं सब इस पर शोध कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के डॉक्टर अरविंद सिंह रावत ने खोज की है। इसको ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड के हैं, अरविंद सिंह रावत नाम है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पेटेंट है, इसलिए कोई भी देश इस आविष्कार का प्रयोग कर सकता है। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर चिप का हब बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। हब बनाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है इस दिशा में। आगे क्या कह रहा है, अभी तक सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की निर्भरता चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, इन 4 देशों का नाम याद रखना है आपसे।
इनमें से एक हटा के एक दूसरा देश, मान लो अमेरिका डाल दिया, स्विट्जरलैंड डाल दिया, आइसलैंड डाल दिया, अगर इन सब में डाल के अगर आपसे पूछ लिया कि सेमीकंडक्टर चिप के लिए विश्व भर की निर्भरता निम्नलिखित में से किस देश पर नहीं है, आपको दे दिया चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, और एक आपको दे दिया अमेरिका। समझ ही नहीं पाओगे कि अमेरिका को बाहर करना है, लेकिन अमेरिका नहीं है फ्रेंड्स। इसमें 4 देश हैं। चीन, चीन से जुड़ा हुआ समझ लो आपका दक्षिण कोरिया है, और आपका ताइवान भी देखिए हमेशा हमला करने की बात करता है। ताइवान को आपको अगर थोड़ा सा वैश्विक मुद्दे पता हो तो चाइना हमेशा कहता है कि ताइवान हमारा पार्ट है, और आने वाले समय में हो सकता है चाइना द्वारा इस पर अतिक्रमण करके इसको पूरी तरीके से अपने में मिला ले। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया और जापान, तो यानी चारों देश आसपास ही हैं। कौन कौन? चीन, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उन, उससे ध्यान रखिए कि उत्तर कोरिया के जस्ट दक्षिण में दक्षिण कोरिया है, जिसका सपोर्ट अमेरिका करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला है दोस्तों हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, 20 अप्रैल 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया। यही सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन किसने लॉन्च किया? तो आपको बताना पड़ेगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, यह ड्रोन उड़ीसा स्थित स्टार्टअप बोनवी एरो द्वारा निर्मित किया गया है। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे ऑप्शन बना के पूछेगा, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं, तो यही दोनों लाइन उठा के दे देगा। आपसे पूछेगा भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पहला दे देगा इसको लॉन्च उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया। दूसरा आपको दे देगा कि यह ड्रोन बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप कंपनी बोनबी एरो द्वारा निर्मित किया गया। तो दोस्तों बेंगलोर नहीं मारना है, आईटी हब को नहीं मारना है, बेंगलोर को नहीं मारना है, मारना क्या है, ये उड़ीसा की ही एक स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है बोनबी एरो। यहां से सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछ सकता है भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन किसके द्वारा निर्मित किया गया या किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा बनाया गया, तब आपको मारना है बोनबी एरो। ठीक है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने उसको आपको पढ़ते हुए ही सोच के जाना है कि अगर यहां से क्वेश्चन आए फ्रेंड्स तो गलत नहीं करना है। जब आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होगा तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं आपको बार बार क्लास में बताता हूं कि आप पढ़ते टाइम ही ये सोच लिया करिए कि एक लाइन का ये जो क्वेश्चन है कितने तरीके से पूछा जा सकता है। जिस दिन आपको पढ़ते टाइम ही ये समझ में आ जाए इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप करंट अफेयर में सबसे ऊपर रहोगे। अगर 10 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आपके गिरफ्त में रहेगा, भूलिएगा नहीं इस बात को। नेक्स्ट इसी के साथ, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी के पूर्वी कमान के तवांग में 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाले इस RM-001 इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफल परीक्षण किया गया। बोनबी एरो AICCB, रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है जो कार्गो परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, कौन बनाता है? AICCB, रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी उड़ीसा, और नीति आयोग समर्थित उद्यम है कौन? बोनबी एरो AICCB। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। विश्व का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किया गया। आपसे हर बार मैं बताता हूं, क्वेश्चन लाइन आप पढ़ो, समझ में आ जाना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे क्वेश्चन यहां पूछ सकता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा सारा क्या है या किससे संबंधित है या किस लिए चर्चा में रहा, तो आप ध्यान रखिएगा सारा के बारे में। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स द्वारा 27 अप्रैल 2023 को पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट सारा का अनावरण किया गया। ये क्या है? एक रोबोट है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है सारा। इसका काम क्या है? इसका काम भी हम देख लेते हैं। सारा स्कैन किए गए
पासपोर्ट के साथ ग्राहकों को चेहरे का मिलान करेगी। कई बार ऐसा देखिए, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो जो वहाँ चेक करते रहते हैं, हमारी पॉकेट चेक करते हैं, आधार कार्ड सामने लेते हैं, आधार कार्ड में आपका चेहरा देखते हैं, फिर हमारा चेहरा देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, अगर मिलता जुलता रहता है कहते हैं जाए। जहां उनको थोड़ा सा डाउट होता है उनको साइड में कर दिया जाता है, सर आप पे डाउट है, थोड़ा रुक के जाइएगा। फिर 2-3 टीचर मिलकर ध्यान से देखते हैं, पापा का नाम पूछते हैं, गांव पूछते हैं, तो उससे मिलाते हैं, फिर फाइनली जाके उनको अंदर जाने देते हैं। लेकिन अब ये काम कौन करेगा? सारा नामक रोबोट करेगी। स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरे का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन भी करेगी। यह सुविधा ग्राहकों को अपना सामान 24 घंटे पहले और अपनी उड़ान से 4 घंटे पहले तक हवाई अड्डे पर छोड़ने की अनुमति देता है। यह सुविधा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के आईसीडी ब्रुकफील्ड प्लेस में शुरू की गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ शुरू की गई ये बात आपको ध्यान में रखना है, यहां भूलना नहीं है, ये लाइन आपको ध्यान में रखना है। और पहली लाइन ध्यान में रखना है, सारा क्यों चर्चा में रही, क्या है इसका मतलब, ये ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, ओडिशा के, अभी ओडिशा और आया था जिसका उद्घाटन नवीन पटनायक ने किया, मुख्यमंत्री थे। ओडिशा के संबलपुर स्थित वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर से शुरू हुई स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि ये जैसे हम एरोप्लेन देखते हैं, अगर ये रनवे है तो सीधा ऐसे जाती है, बहुत दूर तक पहले चलते हुए, तेज दौड़ते हुए, भागते हुए जाती है, फिर उड़ती है ऐसे। लेकिन वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है, आया फिर यहीं से डायरेक्ट उड़ गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है। इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा संस्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई हॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर, पेलोड का मतलब 10 किलो का भार लेकर, जैसे यहाँ स्वास्थ्य लिखा है तो आपको मान लो कहीं ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में, मान लो इंडियन आर्मी और किसी अन्य देश से युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी सपोज दैट घायल है और उनको तत्काल एक स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, तो ये ड्रोन क्या करेगा, तुरंत वहां पर 10 किलो तक का सामान, जो भी चीजें इंपॉर्टेंस होगी, 10 किलो का ले जाके उन पहाड़ी इलाकों में छोड़कर बहुत जल्दी से जल्दी वापस आ सकता है। तो इसका इसीलिए कहा गया है रक्षा और चिकित्सा संस्थानों में, दोनों में काम आएगा ये। ठीक है, स्काई हॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। बहुत सारे बच्चों को पेलोड नहीं पता, इसका आप मान लो कि भार, यानी 10 किलो अगर उस पर लाद दो, जैसे अपने ऊपर कोई बोरी लाद दे, हम कितना वजन अपने सर पर उठाकर लेके चल सकते हैं, भाग सकते हैं, तो ऐसे इसी को बोला जाता है पेलोड। जब किसी लड़ाकू विमान पर या आपको ये जो दिया गया है ड्रोन पर या जहाज पर, उसको हम ले जाते हैं तो जितनी वहन क्षमता होती है उसी को पेलोड बोला जाता है। तो ये पेलोड एक प्रकार से भार है। ठीक है, कितना ले जा सकता है? 10 किलो का पेलोड। आगे चलते हैं। ड्रोन आर्टिफिशियल रसायन और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकी से भी लैस है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा के कारण इसे किसी भी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं है। आप देखते होंगे जब आप जहाज से कभी सफर किए होंगे तो वहां पर देखते होंगे रनवे बना है जिस पर वो चलकर तेजी से, या मूवी में देखे होंगे तो रनवे पर उतरती है और उतरते टाइम बहुत तेज रहती है, बहुत दूर तक चलती है, फिर जाके वहां रुकती है। यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको कहीं भी उतारा जा सकता है क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ करेगी यानी लैंडिंग करेगी और टेक ऑफ भी कर जाएगी, यानी ऐसे खड़े खड़े उठ भी जाएगी। ठीक है, ये इसकी खूबसूरती है। नहीं तो पहाड़ी इलाके में कैसे, वहां कौन सा रनवे मिलेगा, थोड़ा सा उसको जगह चाहिए पहाड़ी इलाके में भी जहां वो लैंड कर सके। नेक्स्ट, यह ड्रोन IP-67 रेटेड है। इसे नाविक प्लस जीपीएस, नाविक जैसे अमेरिका का जीपीएस है जो आसमान में जो उसने सैटेलाइट भेजी हुई है, यहाँ पर सारी चीज़ें निगरानी रखता है। इसी तरीके से हमारे जो है
इसरो ने भी नाविक भेजा है जो उसका खुद का जीपीएस सिस्टम है, उसको नेविगेशन सैटेलाइट के कॉम्बिनेशन के माध्यम से नियंत्रित किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है कि नेविगेशन के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाएगा और यह अपनी मुख्य गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में कर सकता है। आप सोचिए कि इसकी स्पीड कितनी अच्छी है। 10 से 12 घंटे में, सॉरी 12 से 15 मिनट में 100 किलोमीटर जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। भारत का पहला भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर, याद रखिएगा, भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर प्रमुख TAFE और IIT कानपुर, इन दोनों का नाम याद रखना है, TAFE का और IIT कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन का निर्माण किया है। तो TAFE का फुल फॉर्म क्या है ये दोस्तों आप लोग बताइएगा, गूगल सर्च करिए, इसका नाम क्या है, इसके बारे में जानकारी लीजिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। IIT कानपुर और TAFE। आगे हम चलते हैं। जो मानक डीजल इंजन की तुलना में उच्च तापीय क्षमता रखता है, साथ ही इससे काफी कम प्रदूषण होता है। आप सोचिए, डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर क्यों यूज किया जा रहा है? प्रदूषण को कम करने के लिए। आपको पता है आजकल के जो पहले के जो ट्रैक्टर थे डीजल या पेट्रोल जिसमें डाला जा रहा है, उसमें देखिए प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्हीं को ख़त्म करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन आधारित या डाई मिथाइल ईथर आधारित इस तरीके से खोज की जा रही है। नई नई इलेक्ट्रॉनिक कार की खोज की जा रही है। इन सब चीज़ों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? जिससे प्रदूषण को रोका जा सके और हमारा जो SDG गोल है उसको प्राप्त किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता है SDG गोल 2030 का लक्ष्य है। उससे पहले भारत चाह रही है कि जो हमारा लक्ष्य हमने स्वयं से निर्धारित किया है उसको पूरा कर लें। IIT कानपुर ने डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर तरुण गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इम्प्रिंट टूल पहल के तहत इस परियोजना के लिए 1.60 करोड़ मंजूर किए हैं। जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित कई देश पहले से ही अपने वाहनों इसका उपयोग कर रहे हैं। कौन कौन? जापान, अमेरिका, चीन, स्वीडन, डेनमार्क और कोरिया सहित कई देश पहले से ही अपने वाहनों हेतु इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट। सोचिए कि स्वयं रोबोट, जैसे आपने चिक्की को देखा होगा कि जो उसका सेकंड वर्जन आता है वो स्वयं से बहुत सारे रोबोट कर लेता है और मानव के खिलाफ ही लड़ाई करना शुरू कर देता है। देखिए उसी हिसाब से लड़ाई तो यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन एक रोबोट ने ही चौपाया रोबोट बना दिया। देखिए, स्वयं रोबोटिक्स द्वारा, रोबोटिक्स मतलब रोबोट के द्वारा, रोबोट के माध्यम से स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट। इसमें जो है इंसानों का भी सहायता ली गई है और रोबोटिक्स के माध्यम से इसे बनाया गया है, ना कि मानव द्वारा बनाया गया है, रोबोटिक्स के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए, दोस्तों यहाँ थोड़ा हमने गलत बोला, ये स्वयं रोबोटिक्स शायद एक कंपनी ही होगी, यहाँ पे हम आपको क्लियर करके बताएंगे। तो स्थिति यहाँ पे कोई ये रोबोट नहीं है, एक कंपनी होगी। हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानी 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्वयं रोबोटिक्स कहाँ है? हैदराबाद में है। आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वयं रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट अभी हाल ही में स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आप याद रखिएगा, स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा। आपसे ये पूछे स्वयं रोबोटिक्स कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है हैदराबाद में। हमने जो थोड़ा कॉन्सेप्ट लेके बताया, चिक्की वाला खुद से बनाया, अभी ऐसी चीजें नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वो चीज नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हैदराबाद स्थित है स्वयं रोबोटिक्स, उसके द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत
वर्तमान में देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए इन रोबोटों को अमेरिका और स्विट्जरलैंड से आयात करता है। स्वदेशी रोबोट और पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन को डीआरडीओ लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने वो बोला, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अभी एक चीज़ हमने और ऐसे मुंह से निकल गया था, जिसमें शायद ये बाजरा अनुसंधान केंद्र था हैदराबाद में, तो वहाँ पे बाजार निकल गया था। तो वो चीज़ बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर बाजरा अनुसंधान है, तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि वो जो है, जो स्वयं रोबोटिक्स है, वो हैदराबाद में स्थित है, उसी के द्वारा चौपाया रोबोट बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्वयं रोबोटिक्स के संस्थापक, अब देखिए यहाँ पे कंफर्म भी हो गया, स्वयं रोबोटिक के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक विजय आर सीलम ने बताया कि चौगुने रोबोट 4 पैरों वाले रोबोट हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, चौगुने रोबोट 4 पैरों वाले रोबोट हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, जो आसमान और ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। 4 पाया जो रहते हैं उनको ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों में चलने में दोस्तों आसानी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए लेह में जहां सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में नेविगेट करना पड़ता है, इन रोबोटों का उपयोग किया जा सकता है। इसकी महत्ता भी बता दी गई कि इन रोबोट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है। ये रोबोट आतंकवादी गतिविधियों और अन्य असुरक्षित स्थानों की पहचान करने और देश के किसी भी हिस्से से निगरानी किए जा सकने वाले दृश्यों को कैप्चर करने में भी सक्षम है। ये रोबोट 25 किलो पेलोड ले जा सकते हैं और सैनिक के साथ चल सकते हैं। इन रोबोटों का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये स्वदेशी है, और सोचिए रोबोट जैसी चीज़ें स्वदेशी रूप से बनाई जा रही हैं। ये भारत में जो आपका स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा था, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसी की एक समझ लो कि जीता जागता प्रमाण है जो ये बनकर आया। अगर आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा नहीं दिया जाता तो क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल थी? और तेजस लड़ाकू विमान जैसे केंद्र ये बनाए जा रहे हैं स्वदेशी रूप से, क्या वो सब पॉसिबल थे? नहीं पॉसिबल थे। हम सारे सामान बाहर से लाते थे, उसका असेंबल यहाँ होता था, वो भी दूसरी कंपनियों के द्वारा, बाहरी कंपनियों के द्वारा। लेकिन अब स्वदेशी रूप से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में देश की पहली स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के 2023 के अंत तक चलाने की घोषणा की। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में देश की पहली स्थानीय रूप से डिजाइन और निर्मित, स्थानीय रूप से है, डिजाइन और निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन के 2023 के अंत तक चलाने की घोषणा की। इन हाइड्रोजन ट्रेन से चलने वाली ट्रेनों को वंदे मेट्रो नाम से जाना गया। अभी हाल ही में चर्चा में रही वंदे मेट्रो के बारे में कौन सा कथन सही है? आपसे दे देगा यह भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। आपको दूसरा दे देगा इसकी शुरुआत 2023 के अंत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। तब आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। आगे, पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है कालका से शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 के चलेगी, 2023 तक चलेगी, 2023 के अंत में चलेगी, ऐसा होना चाहिए फ्रेंड्स। और कालांतर में इसे अन्य स्थानों पर विस्तारित किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से संचालित इन ट्रेनों को पहले दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और माथेरान हिल स्टेशन, कांगड़ा घाटी, बिलमोरा, वाघई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया जैसे ऐतिहासिक नैरो गेज मार्गों पर चलाया जाएगा। ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा, नाम याद नहीं रखना है। अभी आपको नाम क्या याद रखना है?
कालका से शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 तक चलेगी। मतलब यहां तक यानी दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगी, ऐसा कहा जा रहा है। 23 तक चलेगी, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि 23 तक उसके बाद बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 2023 के अंत में इसकी शायद शुरुआत हो, ठीक है, 2023 तक चलेगी। हाइड्रोजन से, ये तो कर दिया। आगे, हाइड्रोजन ट्रेनें पारंपरिक डीजल इंजनों की जगह हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का उपयोग करती हैं, तो ये बहुत अच्छी है, प्रदूषण इससे कम होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली उत्पन्न करता है। इस बिजली का उपयोग ट्रेनों की मोटरों को चलाने के लिए किया जाता है। इसमें बताया गया है कि ये जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस प्रकार से ट्रेन चलती है। तो डीजल ट्रेनों की तुलना में हाइड्रोजन ट्रेनें अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन नहीं करती हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली सौर कार ईवा। आपने देखा होगा अवतार मूवी, वहां पे एक है एवा, जिसमें उसके एवा का एक दूसरे से जोड़कर एक दिखाया गया है अवतार मूवी में कि एवा माँ थी, वो एवा माँ थी। तो वहां पे आप जोड़ सकते हैं कि ईवा से, कि भारत की पहली सौर कार, नाम याद रखिएगा ईवा, एवा से जोड़ के याद रखिएगा, तब आप भूलेंगे नहीं कि ईवा क्या था। तो आप याद रखिएगा भारत की पहली सौर कार है। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलने वाली कार प्रदर्शित की गई है। देखिए वो कार दिखाई गई है। नेक्स्ट, यह कार पुणे की स्टार्टअप कंपनी वेब मोबिलिटी द्वारा प्रदर्शित की गई है। इस कार का नाम ईवा है। यह कार एक बार में चार्ज होने के बाद, आप याद रखिएगा, 2 से 10 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है, यही पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। आगे क्या कह रहा है, यह एक मिनी इलेक्ट्रिक कार है। ये बिजली की जगह केवल धूप से चार्ज होगी। इस कार को सोलर से चार्ज करने के लिए इसके छत पर ही सोलर पैनल लगाया गया है। इस कार में 6 किलोवाट लिक्विड कूल्ड पीएमएसएम इलेक्ट्रिक मोटर और 14 किलोवाट घंटे बैटरी दिया गया है। यह एक बार चार्ज होने के बाद 210 से वही दोबारा रिपीट हो गया है। आपको याद रखना है, मिनी इलेक्ट्रिक कार है, 210 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक चल सकती है जब एक बार चार्ज हो जाएगा, तो ठीक है। और कहाँ बनाई गई है, मतलब कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, तो ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2023 में भारत की पहली सोलर से चलने वाली कार प्रदर्शित की गई थी। ये बात भी आपको याद रखना है। हमने दोबारा इसलिए दिखा दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, हमारी आज की क्लास खत्म हुई। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो हम करंट अफेयर की क्लास लेके आ रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। आप इसमें टोटल जो अर्धवार्षिकी है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लास और बची, क्योंकि उसमें पुरस्कार हर बार पूछे जाते हैं। एक क्लास में हम राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आ जाएंगे, एक क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आ जाएंगे, और एक अभी हमारा बचा हुआ है खेल से संबंधित सभी चीज़ें। 3 क्लास हो गई दोस्तों, और एक क्लास अभी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है। तो ये 4 क्लास हो गई। तो ये 4 क्लास आपको उसी तरीके से कराया जाएगा जैसे अभी तक कराया गया है, तो पूरा 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही दूसरी यानी एग्जाम के पहले, शायद यही दिसंबर के लास्ट में आ जाए, तो आपको 10 से 15 क्लास में जनवरी तक या दिसंबर तक वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपका टोटल 10 क्लास हो चुकी है, 15 क्लास ये मान के चलो, और अगली जब आएगी 15 क्लास और मान के चलो। टोटल 30 क्लास में आपका 1 साल का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो आपके आरओ, एआरओ, एपीएस और आने वाला जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है उन सब के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मार्च में ही आपका पीसीएस भी है। तो आप ये मत सोचिए कि पीसीएस के लिए हमें कोई अलग से करंट अफेयर करनी है। आपका यहाँ महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा ही करेगा। और लास्ट में जब आरओ खत्म हो जाएगा तो पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर लाऊंगा, इन सब में और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के पिछले 1 साल का वो भी हम कराएंगे, जिससे वो क्वेश्चन आपका पीसीएस में आए। तो आपको पता है 30 से 35 क्वेश्चन नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता ही आता है। तो आप सोचिए, अगर पीसीएस की बात करें तो 150 क्वेश्चन में
यदि 30 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आ जा रहा है तो ये आपका प्री क्वालिफाई करने के लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा केवल करंट अफेयर। जिस दिन आपकी पकड़ इस 30 में से ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन हो जाएगा, और बच्चे करके भी आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका निकल रहा है वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो 15-16 कर रहे हैं, 17-18 जो कह रहे हैं वो ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और जिस दिन आप 20 से इस 30 में से 20 से 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन सही करने लगेंगे, आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जितने भी लोग हैं प्री क्वालिफाई करते हैं, उनको आप देखिएगा, उनकी करंट पकड़ बहुत अच्छी होती है। और जो आप लोग करते हो, फेल करते हो, हम लोग जैसे 20 में से आप 30 दोगे, जिस हिसाब से पढ़ा जाता है जब पीसीएस में आता है, जैसे जिस टाइम मैंने मेंस दिया हुआ था 2021 या 22 वाला, शायद 21 वाला हमने मेंस दिया, तो 21 वाले मेंस में आप विश्वास मानिए, अगर 25 से 30 क्वेश्चन आया था, 3 से 4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के गलत हुए थे। जिस दिन आपकी पढ़ने की क्षमता इस प्रकार से हो जाएगी कि कौन सा करंट छोड़ना है, कौन सा करंट पढ़ना है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, जब ये चीज़ें आप सोच लोगे ना, तो आपका 20 से 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। खुद से भी आप पढ़ेंगे तब भी 15, 16, 30 में कर ही लेते हैं, लेकिन पढ़ने का थोड़ा सा तरीका चेंज करो ना, तो आप जो 15 से 20 क्वेश्चन, या हाँ 15 से 20 क्वेश्चन करते हैं, वो बढ़ा के आपका 20 से 25 हो जाएगा। जिस दिन आपका ये 20 से 25 हुआ, आपको प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप समझ जाइए, यहाँ पे जो हम करंट अफेयर आपको करा रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। बहुत बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा करा रहे हैं, और आप ये भी मान के रखिए कि आरओ एआरओ के एग्जाम से पहले पहले हम पूरी 1 साल की करंट अफेयर कवर करवाएंगे, और आरओ एआरओ में बाहर नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको कितनी हमारी क्लास याद है, कितनी चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको याद है। अगर आपको याद है तो आप सही करके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों। आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।